जितेंद्र मिश्रा, एकेडमी इंदौर, उसका नाम बड़ा खास तौर से लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि अगर मुझे किसी ने बताया जब मैं रिसर्च कर रहा था कि उसमें अगर 1000 या कुछ 1200 ऐसे कुछ सीट्स होती हैं, 1285 कुछ सीट्स होती हैं, उसमें से 450 से कुछ लगभग 464 मैं पढ़ रहा था कहीं आपके बारे में। भाई कमाल है, इतना तो ये तो जादू करते हैं, तो क्या कुछ जादू वगैरह आपको आता है? और सबसे बड़ी बात मैंने आपके वो जो आपकी साइट पे पढ़ी वो मुझे ये लगी जितेंद्र सर की राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र चेतना के लिए आप के साथ में आप बच्चों का इतना ग्रो कर रहे हैं, उनके जो उनका सपना होता है उस तक पहुंचाते हैं। तो ये जज्बा आपको आया कहां से कि आप ऐसी एक अलग तरह की एकेडमी खोले जहां बच्चा देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम के साथ में अपना करियर बनाए? सबसे पहले तो आपका दिल से जेम्स ऑफ एमपी सीजी के जी के इस प्रोग्राम में तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद। और बताइए जज्बा कहां से आया राष्ट्र प्रेम के साथ में बच्चों का करियर बनाना? ये एक अलग ही चीज है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरे पिता जो भारतीय सेना में थे, इंडियन आर्मी में थे, और घर में पूरा परिवेश ही ऐसा मिला। और बचपन में जहाँ लोग कहानियां सुनाते थे तो मेरे माता पिता ने कहानियां हमेशा चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, इनकी कहानियां सुनाई। बचपन से हम ये कहानियां सुन के बड़े हुए और माता पिता ने ये संदेश ही दिया था और यही मिशन था कि बेटा अगर कुछ कर पाना तो पहले राष्ट्र वतन के लिए करना, थोड़ी जान बच जाए तो अपने समाज कस्बे के लिए करना, फिर जान बच जाए तो हमारे लिए करना, और थोड़ा फिर उसके बाद अगर कुछ बचे तो अपने खुद के लिए करना। और वतन से बढ़ के कुछ नहीं, वतन से आगे कुछ नहीं। तो ये इसी सीख को लेके हम बड़े हुए। पिताजी जब डिफेंस में थे तो हमने देखा कि उनका उद्देश्य यही रहता था कि हम देश को सुदृढ़ बनाएं, सक्षम बनाएं। लेकिन बात यह थी कि आज युवा पीढ़ी जो भटक रही है, जैसे टेक्निकल कॉलेज में जा रही है, जैसे IITs और NIT जैसे संस्थान में जा रही है, तो वहाँ बच्चों का ड्रीम क्या, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन जैसी कंपनी में जाना रहता है। और बच्चे बस इस बात को ध्यान में रख के जाते हैं कि हमें अच्छे प्लेसमेंट मिल जाए तो हमें अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जैसे जगह पे जॉब करने को मिले। लेकिन उनको ये सीख देने वाला कौन है कि हमारे देश में, हमारे वतन में रह के अगर तकनीकी क्षेत्र में हम बेहतर करेंगे तो हमारा देश उन्नत होगा। तकनीकी के लिए हमें निर्भर नहीं रहना पड़ेगा दूसरे देश के लिए। तो मेरे दिमाग में आया कि मुझे माँ भारती की सेवा करनी थी, तो मुझे लगा 2 हाथ से माँ भारती की सेवा कितना कर पाऊंगा अगर मैंने 1000 हाथ बना लिए। और पहले तो मुझे मेरे दादाजी ने बोला कि बेटा तुम शिक्षा के क्षेत्र में जाओगे। मेरी कुंडली, मेरे दादाजी बहुत बड़े विद्वान थे, बनारस यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ा है, 18 साल व्याकरण का अध्ययन किया। तो मैं जब कुंडली उन्होंने देखा तो बोला तो उन्होंने कि तुम शिक्षा के क्षेत्र में जाओगे। मुझे पर्सनल ऐसा लगता था जब हम स्कूल में पढ़ते थे कि शिक्षक कमजोर होता है, तो मुझे लगा नहीं मैं डिफेंस में जाऊंगा, पिताजी के जैसे मैं लेफ्टिनेंट कर्नल बनूंगा। लेकिन दादाजी ने बोला कि तुम्हारी कुंडली तो बताती है कि तुम शिक्षा के क्षेत्र में जाओगे। तो मुझे ऐसा लगा पर्सनली कि शिक्षक कमजोर होते हैं। हमारे जो आचार्य जी बोलते थे हम लोग, मेरी स्कूलिंग जहाँ हुई, तो मुझे लगा कि मुझे नहीं जाना। पर जब मैंने आचार्य चाणक्य को पढ़ा और गुरु वशिष्ठ को पढ़ा तो मुझे लगा कि राजा दशरथ इतने 10 दिशाओं के मालिक होने के बाद भी अपने पुत्रों को लेके वो गुरुकुल जा रहे हैं, 4 पुत्रों को लेके, और गए थे साधारण बालक थे, लौटे तो राम थे। और ऐसे कैसी शिक्षा हो सकती है? जिस दिन उनका राज तिलक होना था तो बजाय अपनी सिंहासन को उन्होंने ठुकरा के और राष्ट्र को सेवा करने के लिए चुना, दीन दुखियों की सेवा करने के लिए चुना। उन्होंने सभी निसहायों की सहायता किया। उन्होंने बाली की मदद नहीं करा, बाली शक्तिशाली था, बल्कि सुग्रीव का उन्होंने मदद किया। मतलब ऐसा है जो लोगों की सहायता करी, इसलिए वो राम थे। तो ऐसे शिक्षा ही एक नर को नारायण बना सकता है। फिर आचार्य चाणक्य को देखा कि अलेक्जेंडर जो पूरे विश्व को फतह हासिल करने के बाद जब हिंदुस्तान को फतह करने के उद्देश्य आया तो चंद्रगुप्त को सामने खड़ा किया आचार्य चाणक्य ने और सैल्यूट किया गुप्त को, उसने अलेक्जेंडर ने। उनके शिक्षक आचार्य चाणक्य को, जिस देश में ऐसे शिक्षक हों, नालंदा तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हैं, उसको जितना बड़ा संभव है। और उसने मंसूबे भारत को जीतने का रह गया, वापस उसको लौटना पड़ा। तो मुझे लगा प्लान निर्माण दोनों शिक्षक की गोद में खेलते हैं। शिक्षक राष्ट्र का नेतृत्व कर सकता है। तो मुझे लगा कि मैं सैनिक तो तैयार कर रहा हूँ, जो सरहद में तैनात हैं वो तो बहुत, लेकिन अंदर से जो सैनिक तैयार होंगे, जो शिक्षक के रूप में मैं इनको दे के उनके अंदर राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करूंगा। तो तकनीकी क्षेत्र में अगर भारत को वो विश्व गुरु पद पर आसीन करेंगे तो हमारा जो भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना आचार्य चाणक्य था, स्वामी विवेकानंद का सपना था, तो मैं उसमें कुछ भूमिका निभा पाऊंगा तो राष्ट्र सेवा बहुत बड़ी हो पाएगी। इस उद्देश्य से फिर मैंने MC एंट्रेंस के लिए तैयारी कराना चालू करा। थोड़ा सा रुकूंगा आपको। जी। तो आप तो एकेडमी तो आपकी आज बड़ी नाम चीज हो चुकी है, इंडिया में बड़ा नाम है उसका। लेकिन क्या आपने डिफेंस के लिए कभी कोशिश करी नहीं करी? नहीं, मैंने डिफेंस के लिए कोशिश करी और ऑलमोस्ट मुझे डिफेंस में जाना था। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी कहते ना कि आपन चेते है प्रभु चेते तत्काल, बलि चाहत आकाश को हरि जो भेजो पाताल। हम कुछ भी चाहें, ईश्वर को जो मंजूर होता है वही होता है। मेरे पिताजी की भी इच्छा थी डिफेंस में जाऊं, मेरी भी इच्छा थी।
पर ऐसी कुछ घटना घटित हुई कि एक संस्थान के डायरेक्टर ने मुझसे आग्रह किया कि उनकी फैकल्टी कुछ दिनों के लिए डिसकंटिन्यू हो गई थी कि आप इन बच्चों को कुछ दिन के लिए पढ़ाएं। और मेरा कभी स्वप्न में भी स्वप्न नहीं देखा था कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में जाऊंगा। कुंडली यहाँ पर कहीं जोर मारे। हाँ, कहीं जोर मारे। और मेरे पड़ोसी थे वो, तो उनके आग्रह पे मैं कुछ दिनों के लिए वहां पढ़ाने गया और बच्चों से जो अटैचमेंट और प्यार मिला, तो मुझे लगा कि एक शिक्षक को कैसे क्यों कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, इतना प्रेम मुझे जीवन में कभी नहीं मिला था। और जब मैं उनको 18 दिन के लिए गया था कि उनके जो शिक्षक थे वो किसी कारणवश वहां पे नहीं आ पा रहे थे, तो उन बच्चों को मैं पढ़ाने के लिए गया। क्या उम्र रही होगी तब? मेरी 19 साल उम्र थी, 19 ईयर्स का था। और ये आपने फिर एकेडमी कब कौन सी उम्र में? मैं फिर 2006 में एकेडमी की शुरुआत की, 19 नवंबर 2006 को स्थापित किया। तब आपकी उम्र क्या रही होगी? मेरी उम्र तो उस समय 27 साल की थी। हाँ, तो मैंने फिर जब 18 दिन बच्चों को पढ़ाया और मैं जब छोड़ के आया कि बेटा मैं तो बस कुछ दिनों के लिए आया था क्योंकि फैकल्टी की नहीं थी। बच्चे फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए और बच्चे मेरे घर तक आ गए कि सर अगर जब तक आप एकेडमी में नहीं आएंगे तो हम भोजन नहीं करेंगे। और स्थिति ऐसी हो गई कि मैंने उनको खूब समझाने का प्रयास किया कि मेरे को डिफेंस में जाना है, इंडियन आर्मी में जाना है, मेरा सपना है बेटा, मेरा भी करियर है, मेरी उम्र तुम्हारी उम्र के बराबर ही है, तुम भी ग्रेजुएट हो और मैं भी ग्रेजुएशन करके निकला हूँ और मुझे आगे फ्यूचर बनाना है। तो उन्होंने बोला कि सर हम जब तक अन्य जल ग्रहण नहीं करेंगे जब तक आप हमारे पास नहीं आएंगे। हाँ, और यकीन मानो ये कभी हाँ देखने में नहीं आया, सुनने में जी नहीं आया। और तकरीबन मतलब उस समय स्ट्रेंथ थी 800 बच्चों ने, मतलब सभी वहां से उस संस्थान से जहाँ मैं पढ़ाता था मेरे घर आ गए। और फिर मैंने उन बच्चों को टालने के लिए कि कैसे भी करके चले जाएं, तो मैंने उनको बोला मैं कल आऊंगा, अभी तो तुम लोग यहाँ पे जाओ। इंदौर की बात है, इंदौर में, इंदौर जब मैं दूसरे संस्थान में पढ़ाता था उनके आग्रह पे। तो फिर मैं अगले दिन मैं नहीं गया क्योंकि मुझे मेरे माता पिता ने बोला कि तुम अपना करियर तुम जिस दिशा में जो निर्धारित किया वहाँ बनाओ। और वैसे भी तुम 17-18 दिन के लिए उनकी हेल्प करने के लिए गए थे। तो अगले दिन जब मैं फ़ोन लगाया तो एकेडमी में उन बच्चों ने भोजन नहीं किया था। उनको बोले कि आने चले हम ग्रहण नहीं करेंगे जब तक आप नहीं आएंगे। पर सबसे बड़ी बात यह कि आप मतलब भावुक भी हैं, तो क्योंकि आपने उन बच्चों का जो आपके प्रति त्याग देखा तो आपने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपनी एक एकेडमी खोलूं। और आपने फिर नहीं, एकेडमी नहीं, मैं फिर वहीं पढ़ाया। अच्छा, तो पढ़ाया वही, मैंने एकेडमी का निर्माण किया, कभी सपने में नहीं सोचा था। उनको तो ऐसा था कि उनको लक्ष्य तक पहुंचा दूं कि जो मैं पढ़ाने गया था वो भटके हुए थे। अच्छा। क्योंकि वहाँ मॉडर्न कल्चर था कि वहाँ जहाँ मैं पढ़ाता था वहाँ से बच्चों को बस ये था कि स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड यहाँ भेजना है, तो बच्चे वही माहौल में रहते थे। पर मैंने जब गया तो मैंने बताया, मैंने देखा बच्चों में कि बच्चे गलत नहीं है, उनका मार्गदर्शन सही अगर किया जाए तो वो इम्पोर्टेंट है। तो मैंने देखा कि बच्चों को बताया कि बेटा अपनी दिनचर्या आप संभालो, अगर ऐसे में अगर अच्छी शिक्षा मिल भी जाए, आप जीवन में शीर्ष में पहुंच जाएं, लेकिन आपका शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य समाज का कल्याण करना नहीं है, समाज में योगदान देना नहीं है, राष्ट्र में योगदान देने नहीं है, सिर्फ पेट भरने का साधन है। तो शिक्षा कभी पेट भरने का साधन तो रही नहीं। ये शिक्षा किस काम की रहेगी? पेट भरने का काम तो जानवर भी करता है, लेकिन हम इंसान इसलिए बनाए गए कि हमें अपने उस राष्ट्र को सुदृढ़ बनाना है और अपने को अपने समाज को सुदृढ़ बनाना है, ताकि हमारे जो भाई बहन हैं, जो कमजोर भाई बहन, उनकी मदद कर सकें। अपने खुद के लिए जो पेट भरने के लिए शिक्षा किस काम आएगी? और हमारा जो पौराणिक शिक्षा पद्धति थी वो कभी भी इसलिए नहीं दी गई थी, बल्कि एक समाज को सशक्त बनाने की शिक्षा थी। तभी तो हमारे यहाँ से राम। आपने फिर एकेडमी कैसे खोली? आप एकेडमी खोलने का ये था कि मैं फिर वहाँ पढ़ाया 2006, मतलब ये बात घटना है 2001 की, जब मैं पढ़ाने गया था। मैं 6 साल वहीं पढ़ाया, पर वो फिर कमर्शियलिज्म हो गया वहाँ बहुत ज़्यादा, इतना एक्सेस लेवल पे कमर्शियलिज्म हो गया कि जहाँ मैं गुरुकुल शिक्षा पद्धति पे जोर दे रहा था, उन्होंने पहले फ्री हैंड दे रखा था, गुरुकुल शिक्षा पद्धति आप करें, लेकिन स्ट्रेंथ उनके यहाँ बहुत ज़्यादा हो गई। तो एक कमर्शियल एंगल आ गया। कमर्शियल एंगल आने के बाद उन्होंने बोला कि बच्चों को मूव करो, आप पढ़ाओ और इनको पढ़ाने के बाद आप भेजो ताकि हम ज़्यादा बच्चे पढ़ा पाएँ। मुझे मंजूर नहीं था, वहाँ व्यवस्थाएं मंजूर नहीं थी। काफ़ी मैंने बच्चों के हित में अपनी बात रखने की कोशिश करी, और अपनी बात जब रखी तो उन्होंने बोला नहीं, हमें तो सिर्फ यहाँ पे बच्चों को पढ़ाना और भेजना है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ाएंगे और हम यहाँ पे इनकम करने के लिए, कमाने के लिए बैठे हैं। और वो चीज़ में मंजूर नहीं थी, क्योंकि हमें ऐसी शिक्षा कभी ना मिली और ना हमारे घर में ऐसा परिवेश था। फिर मैं उस संस्थान को छोड़ दिया, मैंने कोई अलग इंस्टीट्यूट नहीं खोला, संस्थान को छोड़ के जब गया तो फिर वो जो 800 बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे वो अपनी पूरी फीस उस संस्थान में छोड़ के मेरे साथ आ गए। ओहो, तो जब इतने सारे बच्चे आपके पास आ गए तो आपके जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके व्यक्तित्व में एक ऐसा आकर्षण है और बड़े पाक साफ आपके इरादे, आपकी बातों से कहीं कंफ्यूजन नहीं लगता। तो उन 800 बच्चों को जब भविष्य को लेकर आपको चिंता हुई तो क्या मतलब एक बड़ी विचित्र स्थिति हुई? जी, हमने नामकरण भी एकेडमी का नहीं रखा। उद्देश्य ये था कि बच्चों की एग्जाम थी 4 महीने के बाद, मुझे लगा इन बच्चों को इनके लक्ष्य तक पहुंचा दूंगा और फिर मैं इस फील्ड से एग्जिट हो जाऊंगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हमने शिक्षा को अलग ढंग से देखा था, घर में अलग परिवेश था, तो मुझे लगा ये कमर्शियलिज्म कैसे हो सकता है,
ये हम इनसे कमाने के लिए थोड़ी बैठे और ये कोई प्रोडक्ट थोड़ी है। तो लेकिन वहाँ पे अलग ही परिदृश्य था जहाँ पर पढ़ा रहा था, कमर्शियल एंगल था। हमने एकेडमी का नाम भी नहीं रखा था, बस ये था कि 4 महीने में इनको लक्ष्य तक पहुँचाऊंगा, इनको जहाँ जिस उद्देश्य तक जो एग्जाम तक मैं पढ़ाऊंगा, फिर मैं एग्जिट होकर अपना वापस से तैयारी करके मैं डिफेंस में जाऊँगा। पर जब बच्चों ने हम 20 रुपये रोज की दरी से पढ़ाना चालू किया हमने, क्योंकि बैठने के लिए जगह भी नहीं थी, नया संस्थान था। जो जिन लोगों के यहाँ से मैं अलग हुआ था वो लोग चाहते भी नहीं थे कि एकेडमी चले, तो उन्होंने काफ़ी विघ्न बाधाएं भी क्रिएट की, परेशान भी किया। कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। और जहाँ सत्य वहाँ श्री कृष्ण, जहाँ श्री कृष्ण वहाँ विजय। तो साक्षात ईश्वर का मार्गदर्शन रहा, सब कुछ रहा। और पहले ही साल में एकेडमी के जो पहला साल था 2006 को में हम अलग हुए थे, 2007 का जो रिजल्ट आया उसमें ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक के साथ साथ टॉप 10 में 9 स्टूडेंट थे और टॉप 100 में 80 स्टूडेंट थे, टॉप 100 में ऑल ओवर इंडिया में। और इतना शानदार रिजल्ट आया, सब कुछ आया। फिर बच्चों ने बोला कि नहीं सर, हमारे जाने के बाद अगर आप जैसे शिक्षक हमसे जुदा हो जाएंगे तो हमें आप अगर नहीं मिलते तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, तो हम तुम नहीं चाहेंगे आप विड्रॉ हो। तो उन्होंने एक बोर्ड बनवाया वहीं पास में, नवीन फोटोकॉपी, वहाँ से बोर्ड बनाया और मेरे ही नाम पे एकेडमी रख दी, जितेंद्र अकेडमी की। सर आपके नाम से बच्चों ने रखी, मतलब बच्चों के साथ बच्चों ने। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर मेरे पास माला होती तो मैं आपको माला पहना देता इस वक्त, लेकिन इतने पूजनीय बात आप कर रहे हैं और बच्चों की भावना को रख के आपने अपना करियर, जो आप डिफेंस में जाना चाहते थे, अपने एकेडमी। और जितेंद्र सर, एक बड़ी अच्छी बात मैं आपकी वेबसाइट पे देख रहा था कि आप राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र चेतना, इसको सर्वोपरि रखते हैं पढ़ाई के साथ में। तो कॉलेज में ऐसा आपने क्या बच्चों के लिए चेंजेस किया कि बहुत सारी एकेडमीज हैं, तो उनमें और आपकी एकेडमी में ऐसा क्या देशभक्ति का जज्बा, ऐसी क्या बात है? जी, मैंने चेंजेस ये करा कि पूरा एकेडमी का परिदृश्य ही मैंने बना रखा है। जैसे जो हमारा कैंपस बनाया मैंने, इस बात को ध्यान में रख के बनाया कि अगर बच्चा अगर आ रहा है तो पहले उसका, जैसे कच्ची जमीन होती है जिसको आप कितना भी क्वालिटी वाला बीज डाल दे, फसल जब तक नहीं होगी जब तक आपकी जमीन तैयार ना हो। तो बच्चों की जमीन तैयार करने की मैं कोशिश किया। उसके लिए बच्चा जब शुरू में एकेडमी आता है तो पहले उसको मैं योग, ध्यान, प्राणायाम, पूजा अर्चना से मैं जोड़ता हूँ। और सबसे ज़्यादा ये कि देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति के सारे कार्यक्रम हमारे एकेडमी में आयोजित किए जाते हैं, ताकि बच्चा उन सभी अपने क्रांतिकारियों को जाने जिनके सेक्रीफाइस से हम आज आज़ाद देश में निवास कर पा रहे हैं, आज खुले भारत में सांस ले पा रहे हैं, आज हम स्कूल जा पा रहे हैं, आज हम पूजा अर्चना कर पा रहे हैं, अपनी बात रख पा रहे हैं। तो उन क्रांतिकारियों के, सारे शहीदों के जन्मतिथि, पुण्यतिथि एकेडमी मनाई जाती है, सारे राष्ट्रीय कार्यक्रम मनाए जाते हैं। और पढ़ाई के साथ साथ जितने पौराणिक ग्रंथ है, चाहे महाभारत, गीता, रामायण, का समावेश करता हूँ। और आज के सारे याद भी हैं जी, आपको तो बड़े याद हैं जी। पूरे गीता के 18 अध्याय पढ़ाई के दौरान में खत्म कर देता हूँ, बातों में। बच्चों को महसूस भी नहीं होता हम गीता का पहला अध्याय कब पढ़ रहे हैं, सेकंड अध्याय कब पढ़ रहे हैं। सैल्यूट है आपको, सैल्यूट है सर आपको, सैल्यूट है आपके इस जज्बे को। और बड़ी गंभीर बात यह है कि जो चीज को हम कहीं कहीं मिस करते हैं कि बच्चे अगर पढ़ने जाते हैं तो देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की बात कहीं भूल जाते हैं, अपने जवानी के जोश में भटक जाते हैं। आपने एक, मैं आप मुझे बात में कुछ मुझे बता रहा था कि आज अगर पूरे देश में कॉलेजों में पहले देश राष्ट्रगान होता है, उसकी कहीं ना कहीं आपने सिफारिश की और आपके स्टूडेंट्स जो पहुंचे बड़े बड़े ओहदे पे, वो क्या मसला है? वो ये है कि उद्देश्य है कि मेरे को ये बात बड़ी चुपती थी कि अगर हम थिएटर जा रहे हैं और राष्ट्रगान हो रहा है तो वहाँ लिखना पड़ रहा थिएटर में कि राष्ट्रगान होता है, कृपया आप खड़े हो जाइए। स्कूल कॉलेज का पहला उत्तरदायित्व होता है कि बच्चा अगर राष्ट्रवंदना नहीं करेगा तो उसी राष्ट्र में तुम्हारा स्कूल कॉलेज है, उस राष्ट्र को तो याद करना चाहिए। हम सुबह उठते 2 अगरबत्ती लगाते हैं, भगवान को याद करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो वेद वंदना करते हैं। मेरा मानना है कि वेद वंदना के पहले राष्ट्रवंदना होना चाहिए। हम जब गुलाम थे तो हमारे इन्हीं क्रांतिकारियों ने तो देश को आज़ाद बनाया, चाहे वो भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद हो। कहते हैं कि तो द्वापर में राम थे और त्रेता में राम थे, द्वापर में श्री कृष्ण थे, कलयुग में यही हमारे भगवान हैं। तो इनके लिए, और जो राष्ट्र ने हमको इतना सब कुछ दिया, वतन इतना सब कुछ दिया, उसकी वंदना तो होनी चाहिए। तो मैंने जैसे जेनू जैसे संस्थान में, चाहे NIT त्रिची हो, वारंगल, जितने बड़े बड़े संस्थान हैं, उन बच्चों को मैंने यहाँ पे इतना बीजारोपण किया कि आप वहाँ पहले राष्ट्र वंदना करें। राष्ट्रवंदना के बाद कॉलेज सारे राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन करें। तो बच्चे करते हैं, जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, राष्ट्रवंदना, जनगणमन करते हैं, उसके बाद कॉलेज में अपना विद्या प्रारंभ करते हैं। और मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से यही समझाना कि जितने भी स्कूल हैं, जितने भी कॉलेज है, चाहे प्राइवेट हो, कोचिंग संस्थान हो या प्राइवेट स्कूल कॉलेज हो, वहाँ राष्ट्रवंदना के पहले किसी भी हालत में पढ़ाई प्रारंभ इसलिए नहीं होनी चाहिए कि बच्चे के अंदर वो बीजोरोपण कौन करेगा कि आप राष्ट्र से बढ़ के कोई नहीं, वतन से बढ़ के कोई नहीं। मैं पढ़ रहा था और बड़े आपको मैं बधाई भी दूंगा कि इस बार भी और पिछले 12 साल से टॉप रैंक के आपके नंबर 1 पे बच्चे हैं। और जैसा कि हमने शुरुआत में बात की कि 1260 में से इस साल 465 बच्चे आपके, ये तो मतलब अद्भुत चमत्कार है। ऐसा क्या जादू है, ऐसा क्या कर रहे हैं आप? और जरा डिटेल में हमारे तमाम जी के दर्शकों को बताएं
कि कितने बच्चे इस साल सिलेक्ट हुए और पिछले कई सालों से कितने बच्चे आ रहे हैं? अभी देखा जाए तो पिछले 12 सालों से ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक जितन मिश्रा एकेडमी की है निमसट में, और 19 बार हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन पूरे हिंदुस्तान का जितन मिश्रा एकेडमी से है। अगर निमसट 2025 की अभी बात करें, जो अभी लेटेस्ट रिजल्ट आया, उसमें ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक के साथ टॉप 10 में 6 स्टूडेंट है, टॉप 20 में 11 स्टूडेंट है, और 1285 सीटें पूरे हिंदुस्तान में निमसट की, और जो एनआईटी के कॉलेज और ट्रिपल आईटी मिला के 1285 सीटें, उसमें 464 बच्चे एकेडमी सेलेक्ट हुए, जो पूरे हिंदुस्तान का हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन है। इसका रीजन ये है कि जो स्टडी का पैटर्न मैंने एकेडमी में बनाया कि बच्चों को पहले 2 घंटे सुबह आते हैं तो पहले योग ध्यान प्राणायाम पूजा अर्चना होती है, जिससे उनका मानसिक विकास हो। सर्वांगीण विकास में ज्यादा ध्यान देता हूं मैं कि बच्चा अगर स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का संचार होता है। तो पहले योग ध्यान प्राणायाम होता है, उसके बाद में टेस्ट होता है बच्चों का। टेस्ट 2 घंटे टेस्ट देने के बाद मैं 2 घंटे क्लास लेता हूँ। क्लास के तुरंत बाद उनको होमवर्क में अपने सामने देता हूँ। होमवर्क पूरा करने के बाद फिर मैं उनका आकलन करता हूँ, उसके बाद वो फेस टेस्ट देते हैं, और उसके बाद उनका प्रीवियस रिवीजन करते हैं। बोर्डिंग एकेडमी है? नहीं, बोर्डिंग नहीं है, लेकिन आप ये समझो गुरुकुल शिक्षा पद्धति पे आधारित ऐसा है कि बच्चे मैक्सिमम टाइम मेरे साथ रहते हैं। रात को सोने के लिए घर जरूर जाते हैं, तो वहाँ वातावरण इतना है कि बच्चों को कभी लगता नहीं कि माता पिता की कमी महसूस हुई या भाई बहनों की कमी। ऐसा पारिवारिक वातावरण है कि बच्चे खुद ही, आप समझे कि हमारे यहाँ डेली हवन होता है, तो बच्चे हवन की सामग्री इकट्ठे करते हैं, बच्चे पूजा अर्चना करते हैं। कमाल है जितेंद्र भाई, ये तो कमाल की बात बोल रहे हैं आप। हवन भी आप क्या हो रहा है, वेद मंत्र होते हैं, मंत्रोच्चारण होता है, और बच्चे टॉप भी कर रहे हैं। भाई कमाल का। आप तो आपकी कुंडली की जो बात की, तो मुझे लगता है आपकी कुंडली में बड़ा जोरदार कुंडली आपकी, तो बड़ी इसकी एग्जाम की तैयारी बड़ी अलग होती होगी। तो ऐसा क्या विजन लेके चलते हैं? जी, विजन का ये रहता है कि बच्चों को मैं कोशिश करता हूँ कि बेसिक लेवल से पढ़ाऊं, क्योंकि स्कूल लेवल पे क्या होता है कि अभी बच्चे अभी के जनरेशन के मैक्सिमम बच्चे क्या रहते हैं कि जो स्कूल में कंसेप्ट पे ध्यान नहीं देते, वो क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि एग्जाम पास कर लें। 11th-12th में मैक्सिमम इसमें 11th-12th का मैथ्स आता है, और जेईई मेंस एडवांस लेवल का मैथ्स आता है एनआईटी के एग्जाम में। तो जब स्कूल लेवल पे वो ढंग से नहीं पढ़ते, कंसेप्ट क्लियर नहीं रहते, तो मैं बेसिक से पढ़ाता हूँ, मान के पढ़ाता हूँ कि बच्चे ने मैथ्स नहीं पढ़ा। मैंने पिछले साल से ऑनलाइन भी स्टार्ट किया, तो ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के कई बार 700 स्ट्रेंथ भी हो जाती है, और अभी ऑफलाइन में पिछले बार 500 स्टूडेंट थे, और टोटल इस बार जैसे जो सिलेक्शन है 464 सिलेक्शन है, और इंडिया का हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन है ये 500 में से 464 सिलेक्शन। थोड़ा सा हटके एक सवाल, क्योंकि आजकल मोबाइल है और तमाम मोबाइल में आपको पूरी दुनिया और सब चीज अवेलेबल। आजकल एआई बड़ा जीवन में, या तो कुछ लोग कहते हैं दखल दे रहा है, कुछ लोग बोलते हैं बड़े प्रगति हो रही है, तो उसको कैसा जोड़ते हैं स्टूडेंट्स के साथ आप? जी, एआई देखा जाए टेक्नोलॉजी विनाश और विकास दोनों ला सकती है, उपयोग करने का तरीका है। तो बच्चे मेरे सारे टेक्नोलॉजी फील्ड के ही हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही है। ये जो जितने भी आई के सॉफ्टवेयर हैं मैक्सिमम मेरे बच्चे डिजाइन करते हैं। मेजोरिटी बच्चे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन में, एप्पल में सारे मेरे बच्चे हैं, मेजोरिटी नंबर। हाँ, क्योंकि बच्चे जो एमसीए करने के बाद जो एनआईटी मिलता है, वहाँ से गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ये सारे बच्चे प्लेस्ड होते हैं, और मेजोरिटी नंबर ऑफ एम्प्लॉय माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल, अमेजॉन में अपने यहाँ के बच्चे। लेकिन उनको मैं टेक्नोलॉजी का सही और गलत उपयोग में सिखाता हूँ कि जो टेक्नोलॉजी है वो विकास भी और विनाश भी दोनों ला सकती है। तो आपको जब टेक्नोलॉजी की समझ हो जाए और उससे कुछ क्रिएशन करना हो, तब उसका उपयोग करें। अगर आपके विकास में बाधक बन जाए तो ऐसी टेक्नोलॉजी किस काम की? तो एआई का उपयोग अगर आप कर रहे हैं तो देश के विकास में करें, डिफेंस में करें, सिक्योरिटी सिस्टम में करें, है ना, और वे ऐसे ये करें जिससे देश को फायदा हो। ऐसा नहीं कि अपना स्वयं का स्वास्थ्य का नुकसान कर लें, 8-8 घंटे 9-9 घंटे मोबाइल चला के, गेम खेल के स्वास्थ्य भी नुकसान कर लिया, समय भी नुकसान कर लिया, आंखें भी कमजोर हो गई, और मालूम पड़ा कि अपने जरूरी काम को छोड़ के अपना पूरे करियर तबाह कर लिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चे उस बात को समझते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि एप्पल में हो या चाहे माइक्रोसॉफ्ट में हो, तमाम जगह आपके बच्चे हैं, और आप तो वहां से कभी उनसे संपर्क होता है, या आज आप पढ़ा रहे हैं तो आपके एकेडमी में कभी बुलाते हैं कुछ लेक्चर वगैरह, या बच्चों को एक मोटिवेशन के लिए कभी ऐसा होता है? मैं अभी पूरे करियर में मैंने मोर देन 60,000 60,000 बच्चे पढ़ा दिए मैंने 25 साल के करियर में। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो बच्चे आज विश्व के किसी कोने में, हिंदुस्तान में, चाहे वो 20 साल पहले निकला, गुरु पूर्णिमा के दिन या किसी भी दिन को मौका मिलता तो एकेडमी जरूर आता है। तो 20 हमारे यहाँ एक रिश्ता बन जाता है माता पिता का। जिस दिन बच्चों की विदाई होती है उस दिन टेबल चेयर पकड़ के रोने लगते हैं कि सर इस छत से विदा हो रहे हैं, हम कैसे रह पाएंगे। जब हम आए थे तो हमारे पास खाली झोला था, आज एनआईटी जैसे कॉलेज दे दिया। तो बिल्कुल बच्चे चाहे कैलिफोर्निया में हो, गूगल हेडक्वार्टर में हो, नासा में अपने यहाँ के बच्चे हैं, इसरो में अपने यहाँ के बच्चे हैं, इंडियन आर्मी डिफेंस में हैं, वो बराबर आते हैं एकेडमी मिलते हैं, और बिना एकेडमी को ढोक दिए बिना वो अपने घर भी नहीं जाते हैं। इवन अगर बच्चा वो कैलिफोर्निया से भी आ रहा है, या फिर बच्चा अगर एनआईटी त्रिची से भी आ रहा है, तो पहला बच्चा संस्थान आता है, एकेडमी आता है, माँ भारती को प्रणाम करता है। हमारे एकेडमी में श्रीनाथ जी विराजमान है, हनुमान जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, उनको ढोक देता है, एकेडमी को प्रणाम करता है।
उसके बाद वो अगर वो एनआईटी त्रिची में पढ़ रहा है तो भले वो दिल्ली का बच्चा है लेकिन पहले इंदौर आएगा, भले उल्टा पढ़ रहा है, आएगा एकेडमी से मिलेगा, आशीर्वाद लेगा और अपनी सारी बातें बताएगा। जैसे बच्चे अपनी माँ से कैसे बातें शेयर करते हैं, पिता से कैसे करते हैं, उसके बाद वो अपने गंतव्य अपने घर जाता। तो ये अब बताएं कि आप जैसे स्टूडेंट, आपके यहाँ 12 साल से नंबर 1 की रैंक और 400 के लगभग 450 बच्चों आपके 1200 में से आ रहे हैं, कमाल है साहब। तो क्या आपको पहले से पता चल, बहुत से एकेडमी में स्क्रूटिंग करते हैं कि ये बच्चा पढ़ेगा तो इसी को लेंगे, या ये नंबर 1 आएगा इसी के ऊपर ध्यान देंगे, इस तरह का आपके यहाँ? नहीं, मेरे यहाँ कभी, मैंने आज तक बच्चों के परसेंटेज भी नहीं पूछे। जब वो टेबल पे इंक्वायरी लेने के लिए आते तो मैं कभी परसेंटेज नहीं पूछता। और मेरा चैलेंज तो ऐसे बच्चों को टॉप कराना रहता है जो बिलो एवरेज है, कमजोर है। मुझे लगता है कि मेरी शिक्षा सही दिशा में काम कर रही है। एक कमजोर बच्चों को, भाई ऑल इंडिया टॉपर को तो कोई टॉपर बना सकता है, लेकिन वो इस बच्चों को टॉपर बनाना वह एक समाज का बहुत बड़ा सहयोग होगा। जो ऐसा लग रहा है कि समाज के ऐसा लग रहा है कि वीक है, कमजोर है, और उसको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ कर नहीं सकता। और मेरे लिए बहुत बड़ा वो चैलेंज होता है, ताकि बहुत सारे बच्चों को इससे मोटिवेशन मिलता है कि ये कमजोर बच्चा कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। इवन 2015 में जिसकी फर्स्ट रैंक थी वो 11वीं 2 साल फेल था, 12th में सप्लीमेंट्री थी, वो बच्चा ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आ गया। निश्चित तौर से हमारे जी के जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जेम्स ऑफ एमपीसीजी को, वो जरूर आपसे संपर्क करेंगे कि किस तरह से। आपके इस महानता को मैं नमन करता हूं। 2 लाइन में चलते चलते बताएं कि एकेडमी का अब उद्देश्य क्या है, क्योंकि आप सब चीज आपके कंट्रोल में है, बच्चे बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे जा रहे हैं, आपकी ईश्वर की कृपा से आपके बच्चे 450 से ज्यादा बच्चे 1260 में से हैं। अब उद्देश्य क्या है, आगे क्या है? एकेडमी का जो मिशन है, एकेडमी का उद्देश्य ये है कि हमारा एक ही सपना था, भारत को विश्व गुरु पद पर आसीन करना। मुझे बड़ा इस बात का दुख होता कि जहां पूरे विश्व भर से नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय में लाइन लगा के लोग खड़े रहते थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए, आज स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, MIT के लिए रुख करना पड़ रहा है। और वो भारत वही भारत है, लेकिन सिर्फ चिंतन करने वाले लोग और मार्गदर्शन करने वाले लोग कम हो गए हैं, या फिर उससे और उनका ध्यान नहीं है। तो भारत को विश्व गुरु पद पर आसीन करना ये एकेडमी का लक्ष्य है। और हर बच्चों में राष्ट्रीय भावना का संचार करना, ताकि वो नैतिक और चैतिक ज्ञान के साथ साथ राष्ट्रीय भावना का जब उसमें संचार रहेगा तो देश और राष्ट्र और वतन के लिए बेहतर करेगा। अपना मैक्सिमम बच्चे अपने वतन, अपने देश के लिए योगदान निभाएं और हमारे देश को विश्व गुरु पद पर आसीन करें। इनके लिए 2 लाइनें मैं बोलना चाहूँगा। जो मेरी भावना है वो मेरे यहाँ की सारे बच्चों की भावना है कि तन मन धन सब अर्पित कर दो इस अभिनव अभियान को, वंदन कर लो अमर शहीदों के खूनी बलिदान को, और हिम शिखरों से ऊंची कर दो हिंदुस्तानी शान को, और वक्त पड़े तो मस्तक दे दो भारत स्वाभिमानी। आपके जज्बे और आपके विजन और आपकी भावनाओं को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। कहने को और सुनने को आपसे बहुत कुछ है। जितेंद्र मिश्रा एकेडमी इंदौर बहुत प्रगति करे, राष्ट्र के सच्चे सपूत, और जो राष्ट्र पे एक विद्वान की कौम ऐसी हो जो पहले हमारे देश में हुआ करती थी। मेरी जी की ओर से, पूरी टीम की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप जेम्स ऑफ एमपीसीजी जी के पॉडकास्ट के इस प्रोग्राम में आए, और भी मुलाकात आपसे होती रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। सल्यूट है सर आपको। वंदे मातरम। वंदे मातरम।